अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। और आज प्रोग्राम के आगाज में हम थोड़ी सी बात करेंगे कंप्लेनिंग नेचर जो होती है कुछ लोगों की, जिससे आसपास का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं सबीन से भी सवाल करूं। सबीन, जब भी आप किसी मीटिंग में, किसी ऐसी गैदरिंग में बैठी होती है या किसी से मुलाकात होती है और आपको लगता है कि बहुत कंप्लेनिंग नेचर है इसकी, बहुत नेगेटिविटी है हर बात में, सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? मैं आई डोंट फील गुड अबाउट इट। और बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि वो अच्छा फील नहीं करते होंगे। वाकई जब आप ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, फलाना मसला फलाना, या फिर मैंने अक्सर लोगों को ये देखा है, अच्छा लेट्स सपोज लोग अक्सर बैठ के कंप्लेन कर, अच्छा मेरा वजन बढ़ रहा है। आप जहां बैठेंगे ना, ये नहीं खाना हो, मेरा वजन बढ़ रहा है, मेरा वजन बढ़ रहा है। अच्छा जब आप उनको बता रहे हैं कि अच्छा आपका वजन बढ़ रहा है, तो काइंडली डू समथिंग अबाउट इट ना। आप एक्सरसाइज करें, आप पोर्शन कंट्रोल पे जाएं, आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस दे दिए जाते हैं। दिस इज नॉट समथिंग जो कि हम ये बात कह दें कि अच्छा इसको कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता, बट फिर दूसरे से बैठेंगे अपनी जी मसले पे काम नहीं करेंगे, जी वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, सोफे पे बैठे रहेंगे और बैठे रहेंगे, फोन यूज करते रहेंगे, खाते रहेंगे, ठीक है, और बस ये वाला एक मामला चलता रहेगा। सो ऑब्वियसली फिर आप जब छठी सातवीं दफा ये बात सुन लेंगे ना, तो आप इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे। सही बात है। अब ये तो नहीं बात ना कि आपका वजन अगर बढ़ गया और आप उस पर काबू पाने की कोशिश ही नहीं कर रहे, तो फिर खासा काम खराब हो जाता है। तो प्लीज अपने कंफर्ट जोन से उठें, निकलें बाहर। हर वक्त सिर्फ खाने की प्लानिंग नहीं होनी चाहिए कि मैं यहाँ से पाए खा लूं, यहाँ से निहारी खा लूं, मैं उस जगह चला जाऊं, मैं इस जगह बैठ जाऊं। ऐसे मत करें। वर्क ऑन योर सेल्फ। ये बड़ा जरूरी होता है कि आपने फिर अपने ऊपर काम करना, बिकॉज ये जो वेट गेन आप करते हैं, थोड़ा सा आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए, इवन प्रोफेशनली भी आपके आसपास के लोगों के लिए थोड़ा सा डैमेजिंग हो जाता है। देखिए अक्सर लोग कहें अच्छा मेरी स्किन खराब हो रही है, स्किन खराब, कंप्लेन कर रहे हैं। मैं जेनेरिक बात है, मैं इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि जेनेरिक बात है, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी मेंटल हेल्थ खराब करती हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करती हैं, आपसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर जाती हैं, और साथ में एक नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, जो कि दूसरे शख्स आपसे कतराना शुरू हो जाते हैं, आपसे बात कम करना शुरू हो जाते हैं। आपकी स्किन खराब हो रही है, आपके बाल खराब हो रहे हैं, प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। ये वो सारी चीजें जो कि प्रिवेंटेबल हैं, इनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी शुएब, जब आप अपना ख्याल रखना शुरू करते हैं ना, तो आप बहुत बेहतर फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, और बहुत अच्छे से आप काम कर रहे होते हैं। इसमें मसला एक और आता है ना, मर्दों के पर्सपेक्टिव से, अगर वो बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू हो जाए, अगर शादीशुदा हो तो सवाल उठते हैं, हाँ जी किथे की मसला है, उनकी हो है, ये मसला होता है हमारे यहाँ। खवातीन अगर रखें ख्याल तो हाँ वो तो बहुत अच्छी अपना ख्याल रखती है। अच्छा? मर्द अपना ख्याल रखना शुरू हो जाए तो काम खराब हो जाता है। मर्दों के बारे में तो एक राय ये भी होती है ना कि अगर वो 40 साल की उम्र में जिम जाना शुरू कर दे, इसके बड़े अजीब अजीब मतलब निकालने शुरू करते हैं, या तो उसका दिल खत्म हो गया या तो दिल लग गया। निकलने भी चाहिए, वैसे अच्छी एग्जांपल्स नहीं होती हमारे सामने ना, इसलिए हम तो अच्छी एग्जांपल सेट करना चाहते हैं कि हम इसलिए नहीं, वो 40 से पहले क्यों नहीं सेट कर रहे होते अच्छी एग्जांपल, वो 40 के बाद ही क्यों याद आते हैं सारे काम? ये तो 40 को पहुंचूंगा तो बताऊंगा ना, अभी तो बहुत टाइम है। अभी तो स्वीट से 17.5 18 ओके, स्वीट 18 चल रहा है, तो अभी ये 40 में पहुंचेंगे तो फिर इनसे हम पूछेंगे कि ये सब कुछ, ये सारे मामला 40 के बाद ही शुरू होते हैं। एनीहाउ, जोक्स अपार्ट, आज का हमारा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो ये कि आप अपना ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं, किस तरीके से आप कंप्लेन करना बंद कर सकते हैं, और जो चीजें जिनका सोल्यूशन निकल सकता है, जो प्रिवेंटेबल हैं, हम उन पे कैसे मजीद काम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और जो आगाज में मैंने एक बात की थी ना कंप्लेनिंग नेचर की, वो हमारी डिस्कशन तो सारी एक पर्सनल हेल्थ को लेकर हो गई, बट जनरली हम देखते हैं प्रोफेशनली अदरवाइज भी चीजें में बहुत कंप्लेनिंग नेचर लोगों की होती है। वो जी इसलिए काम नहीं हो रहा जो कि सिफारिश नहीं है, वो जी इसलिए काम नहीं हो ना चूंकि वो फलाना ये हो गया था। यानी यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योरसेल्फ, आप अपने स्किल पर काम नहीं कर रहे, अपने ऊपर यकीन नहीं है, तवक्कुल आपका कमजोर है, और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियों का जो सहरा है वो सिस्टम पे बांधने की कोशिश कर रहे थे। प्लीज डोंट डू दैट। एनीवेज जी, हम बढ़ेंगे आगे अब ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। पानी गर्म हो गया, चल नेस्कैफे बना दे। ये तो रोज बनाते हैं, आज तुम बना लो। एक मग में एक सैशे डलता है। एक मग में एक शाही डलता है। पहले गर्म पानी, फिर दूध और चीनी। गुड यार। हाँ, काफी इजी था। बाद में मग धोना भी सिखाएंगे। पहले साबुन फिर स्पंज। वेटर, यार भाई मुर्शिद, प्यास लग रही है यार। मुझे भी। बोलो डब्बे में क्या है? गाड़ी। सोना नहीं। भाई। अरे नहीं भाई, भाग यहाँ से। सारे मिलके बोलो।
ओके, अरे ये नहीं खोलना। 50 रुपए, इसमें क्या मिलेगा? अरे 50 रुपए में अब मिले प्याज बुझाने की सुपर पावर। नई 3-in-1 रिवाइव विद इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड ग्रेट टेस्ट। प्याज बुझाए पूरी तरह। मजा आ गया। अबे इसमें तो सच में सुपर पावर्स है। वो भी सिर्फ 50 रुपए में। नई रिवाइव, प्याज बुझाने की सुपर पावर। सितारा तो है, मगर थोड़ी धूल हटाने की देर। फिर देखो कैसे चमकता है। अंदाज तो बहुत अच्छा है, तो दिखा दो दुनिया को। जीत लो सबके दिल। बता दो दुनिया को सुर की ताकत। देखा, आई दिल से आवाज। पाकिस्तान आइडल, आई दिल से आवाज। EcoStar TV, your world, your way. वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक बहुत ही टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर से आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं। कैंडल आर्ट की आज हम बात करेंगे। बहुत ज़बरदस्त वो कैंडल्स क्रिएट करती हैं और क्या उसके अंदर डिज़ाइनिंग लाती हैं कि दिल करता है उस कैंडल को बस आप डेकोरेशन पीस के तौर पे, लेकिन हाँ, उसे जलाए नहीं। लेकिन जब आप उसको स्मेल करते हैं उसकी इतनी ज़बरदस्त फ्रेगनेंस है कि आपका दिल करता है अच्छा चला ही लेते हैं और फिर जो है ना आपका जो रूम है वो महक उठे। क्या उसकी खुशबू के लिए जलाना जरूरी होता है? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ ये कैंडल्स पड़ी हुई हैं और यहाँ तक खुशबू मुझे आ रही है, इसकी that's खुशबू what आ my रही है, तो question मुझे is. लगता नहीं है कि इसको जलाने की जरूरत है ना। अब देखें ये होता है ना कि आर्ट में जिद्दत आना, तो ये एक बड़ी जबरदस्त बात है। और अब तो कहते जी ये जो वैक्स परफ्यूम्स हैं इनका बड़ा रुझान है। बिल्कुल। अच्छा, और एक बड़ी इसके पीछे एक साइंस में समझ रही थी ब्रेक में, तो ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो जो एक परफ्यूम होता है, नहीं हाँ मेरा फिनोमेना क्या था, वो कुछ ये था कि हर बॉडी का अपना जो ऑयल होता है जब उसके साथ परफ्यूम लगता है सो वो हर बॉडी के हिसाब से वो एडजस्ट होके एक डिफरेंट फ्रेग्रेंस देता है। सो ये आज मैंने एक चीज सीखी है किस तरह से होता है, आज इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आपकी मुलाकात के बाद एक ही परफ्यूम अगर दो डिफरेंट शख्स लगाएंगे तो वो डिफरेंट स्मेल फ्रेग्रेंस है। दैट्स लवली। तो चलें जी आज ये जानने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त अपना ऑनलाइन बिजनेस भी रन करी हैं और बहुत ज़्यादा एग्जीबिशंस भी उनमें भी पार्टिसिपेट करती हैं और वो खुद से उनको मुनक्किद भी करती हैं। जी आपकी मुलाकात करवाते हैं जी अंबर उमैर से। अस्सलाम वालेकुम अंबर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अंबर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। तो पहले ज़रा इस फिनोमेना को ही समझने की कोशिश करते हैं जो थोड़ी देर पहले आपने हमें बताया कि एक परफ्यूम दो लोगों पे डिफरेंट स्मेल कर सकता है, डिफरेंट फ्रेग्रेंस उसकी होती है, कैसे? सो ये एक वैक्स परफ्यूम है। वैक्स परफ्यूम इज बेसिकली मेड विद ऑर्गेनिक सोया वैक्स। इट हैज़ शिया बटर, ऑर्गन ऑयल, इसेंशियल ऑयल एंड फ्रेग्रेंस ऑयल्स। सो किसी भी परफ्यूम में नोट्स होते हैं, टॉप नोट होता है, बेस नोट होता है, मिडिल नोट होता है। जैसे मेल्स के लिए डिफरेंट नोट्स होंगे, फीमेल्स के लिए थोड़े से सिट्रस या फ्लारी नोट होंगे। सो व्हाई द सेम परफ्यूम स्मेल्स डिफरेंट? बिकॉज इट्स अ वैक्स। वैक्स इज एन ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट। जब आप उसको अपनी वेन्स के ऊपर लगाते हैं, हर ह्यूमन बीइंग की बॉडी का एक अपना नेचुरल ऑयल होता है। आप ये कभी फील करेंगे कि आप न्यूबॉर्न बच्चों को देखें तो हर बच्चे की खुशबू डिफरेंट है। दैट इज द रीजन कि आपकी बॉडी, आपका स्वेट जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, हर इंसान की स्मेल डिफरेंट है। तो एक परफ्यूम जब आप अपनी बॉडी पे लगाएंगे तो उसकी फ्रेग्रेंस आपके बॉडी ऑयल की फ्रेग्रेंस के साथ मिक्स हो जाएगी। सो वो एक नोट जो यूनिवर्सल हर एक का डिफरेंट होगा वो एक न्यू फ्रेग्रेंस क्रिएट करेगा। तो द सेम फ्रेग्रेंस अगर दो सिबलिंग्स भी लगाएंगे तो वो डिफरेंट स्मेल करेंगे। इट इज सेम एज सबके चेहरे पे वही आंखें, नाक, कान है, लेकिन सबका फेस डिफरेंट है। यही अल्लाह ताला की एक इंडिविजुअलिटी है। और क्या इसमें ये
हर इंडिविजुअल के लिए मस्ट है कि लगाना उसने यहीं पर है या इस जगह पर और या एयरलॉब्स के बैक साइड पर? द साइकोलॉजी बिहाइंड वैक्स परफ्यूम इज जब आप वेन्स के पॉइंट्स पे लगाते हैं तो इट ट्रेवल्स थ्रू योर ब्लड, ओके, बिकॉज फ्रेग्रेंस एक अरोमा है, ठीक है। जब आप वेन्स पे लगाते हैं तो वो वेन्स आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रही हैं, तो द वेन्स एब्जॉर्ब्स एंड इट सर्कुलेट्स थ्रू योर बॉडी, तो द लास्टिंग इज स्ट्रॉन्गर। इसको आप अपनी बॉडी पे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। आप इसको एज ए रोल ऑन यूज कर सकते हैं, आप इसको एज मेन पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। टचअप के लिए बहुत अच्छा है। इफ यू आर वर्किंग, अगर आप स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो आपको पता है इट्स नॉट ट्रैवल फ्रेंडली कि आप एक ग्लास बॉटल लेके ट्रैवल करें। आपने एक बार इसको प्लेस किया, आपने अपनी पॉकेट पे रखा, इट्स वेरी टाइनी। आप इसको कहीं पे भी ट्रैवल करें, आप हैंड वॉश करें, उसके बाद लगा लें। जब आप किसी रूम में एंटर होंगे तो पीपल विल फील द डिफरेंस। वो फ्रेशनेस एक आपको अरोमा उसका फील होगा, क्योंकि एरोसोल स्प्रे होते हैं जो हम फ्रेग्रेंस स्प्रेज यूज करते हैं, उसमें एथेनॉल वगैरह यूज होता है जो कि लंग्स के लिए बहुत ज्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वैक्स क्योंकि नेचुरल ऑयल है और ये हवा के साथ जो है वो डिस्क्रीटली डिस्पर्स होता है, इट स्लो वेपराइज होता है, तो इट लास्ट यू फॉर लॉन्ग। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपकी सेहत पे इससे कोई और एनवायरनमेंट पे भी एग्जैक्टली ये भी खुद बनाती हैं आप? एग्जैक्टली, हमारी जितनी प्रोडक्ट्स हैं हम खुद अपने स्टूडियो में। ये कैसे सीखा है आपने? इट वाज माय हॉबी। ओके, इनिशियली इट स्टार्टेड एज अ हॉबी और आई यूज्ड टू क्रिएट लाइक फैमिली में, फ्रेंड्स में, और जस्ट गिव अवे के लिए। Okay. जैसे बर्थडे। So wax perfume और candle are different नहीं है? No, they are same because they both work on the same base. Okay. जैसे ऑर्गेनिक सोया वैक्स है ठीक है और बीज वैक्स है जो कि नेचुरली आपके एनवायरनमेंट से एक्वायर होता है। अब then it becomes to creativity कि आप उस वैक्स को यूज करके either you can make candle, you can make home decor, you can make soaps, you can make perfume. soap भी exactly. Like one of our product जो कि वैक्स साशे है, पाकिस्तान में इसका ट्रेंड बहुत कम है। लाइक यू सी इन द वॉशरूम्स, हम फ्रेग्रेंस के लिए फिनाइल टैबलेट्स यूज करते हैं जो कि डिफ्यूज होती है और स्मेल्स को कवर करती है। सेम गोज विद द कबर्ड्स। तो वी क्रिएट ऑर्गेनिक वैक्स साशेज जो कि एस्थेटिकली भी अपीलिंग है, अगर आपने कहीं पे हैंग किया है, उसको प्लेस किया है, वो खूबसूरत लगता है। ओके, देन इको फ्रेंडली है क्योंकि उसमें केमिकल नहीं है, बिल्कुल सही है, जीरो वेस्ट है, आप उसको रीयूज भी कर सकते हैं। देन वो पॉकेट फ्रेंडली कैसे है कि द वैक्स फ्रेग्रेंस, क्योंकि उसमें इसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल होता है, इट लास्ट यू मोर देन 12 months। तो यू जस्ट नीड टू परचेज वंस, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। आपने उसको प्लेस करना है एंड इट विल कीप ऑन रिलीजिंग द अरोमा। एक साल तक समटाइम इट स्टेज अप टू 18 months। नहीं, इसको रीफिल नहीं करना, आपने कुछ भी नहीं करना, बस आपने अब जनवरी के पहले हफ्ते में जो हैंग किया तो दिसंबर तक जाएगा, फिर अगले जनवरी में जाके खरीदेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट देखिए, इसमें भी एक साइंस है। फ्रेग्रेंस पे सिर्फ एक चीज का इम्पैक्ट होता है, दैट इज वेदर। व्हेन आपका बरसात का मौसम है, वेदर ह्यूमिड है, तो आपकी एयर में मॉइस्चर थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें फ्रेग्रेंस ट्रैवल कम करती है। ओके, क्योंकि थ्रू एयर ट्रैवल हो रहा है ना, मॉइस्चर जब ज्यादा होगा तो फ्रेग्रेंस का ट्रैवल स्टॉप हो जाता है। ओके, तो जब ह्यूमिडिटी का वेदर कम होता है, इट्स ऑटम और इट्स स्प्रिंग और इट्स विंटर, ह्यूमिडिटी का लेवल कम हो जाता है तो फ्रेग्रेंस का थ्रो ज्यादा हो जाता है। तो वही सेम कैंडल आपको कम खुशबू देगी बरसात में, वही सेम कैंडल आपको ज्यादा खुशबू देगी बाहर और सर्दी में और बाहर में। वाओ, अच्छा, लेकिन ये जो साशे होते हैं फ्रेग्रेंस के, इनको हमने देखा है कि ये ज्यादा से ज्यादा 24 आवर्स तक ही इसकी फ्रेग्रेंस होती है। वो लिखा उसके ऊपर भी यही होता है 6 months तक या 8 months तक या 1 साल तक की, मतलब उसके ऊपर लिखा होता है कि ये फ्रेग्रेंस देगी, बट ऑनेस्टली वो 24 घंटे के अंदर हमें मतलब उसकी ऐसे उसको बस फेंकना ही पड़ जाता है कि बस इससे ज्यादा नहीं इसकी फ्रेग्रेंस रहेगी। सो ट्रू। अगर आप देखिए आपके साइट पे जो पड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड वैक्स साशे। ये वाला? जी जी बिल्कुल, ये सारे दीज आर वैक्स साशेज। ओके, तो खूबसूरत है। ये कितना खूबसूरत है, देखें। अब मैं तो इसे वॉशरूम में कभी हैंग नहीं करूंगा, मैं तो कहीं और हैंग करूंगा, इसे डेकोरेशन पीस है ये। बिकॉज़ देखिए ये आपको होम डेकोर एस्थेटिकली अपीलिंग है, इट स्मेल्स गुड, इट लास्ट यू लॉन्गर। वेरी नाइस। आप कार्स में रख सकते हैं। ओह यस, गाड़ी में भी हैंग हो सकता है। शोएब आप दिखाएं, दिस वन, ये देखें। सो अच्छा, ये और ये डिसॉल्व नहीं होगा, ये एज इट इज रहता है, एज इट इज रहेगा थ्रू आउट, और इसमें सिर्फ रिलीज करेगा ये फ्रेग्रेंस को। बिल्कुल, वाओ, जबरदस्त। ग्रेट। अच्छा, ये बड़ा अच्छा, मैं पूछने वाला था कि गाड़ियों के लिए क्या है, तो आपने बस खुद ही बता दिया कि गाड़ियों के लिए भी ठीक है ये गाड़ी के लिए। अच्छा, ये मेल्ट नहीं होगा? नहीं, ये मेल्ट नहीं, सिर्फ फ्रेग्रेंस रिलीज होगी। इसमें ऑर्गेनिक बीज वैक्स का इस्तेमाल होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है।
तो एडवाइजेबल ये होता है कि आपने इसको रखना है गाड़ी के साइड डोर्स पे, ठीक है। क्योंकि साइंस का ये फिनोमेना है कि फ्रेग्रेंस और जैसे टेम्परेचर है ना, वो लाइट वेट होकर ऊपर उठती है। ठीक है। जब आप साइड डोर्स पे रखते हैं तो अरोमा लाइट वेट होता है, इट लिफ्ट्स यू अप, Okay. बिकॉज ये बना ही क्लोज स्पेसिस के लिए, तो जब आप दरवाजा खोलेंगे यू विल फील समथिंग, यू मे नॉट बी एबल टू सी इन अ लॉट ऑफ कार्स। जैसे हम आपने अक्सर देखा होगा गाड़ियों में छोटे डिफ्यूजर्स भी इस्तेमाल होते हैं, अगेन वी डू मेक देम, हम उसको डिस्टिल वाटर और फिक्सर्स के साथ बनाते हैं, बट स्टिल उसकी लास्टिंग इससे कम होती है, ओके, बिकॉज उसमें एथेनॉल यूज होता है जो कि वेपराइज करवाता है। वेपर का एलिमेंट जिसमें भी होगा उसकी लास्टिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी, 2-3 मंथ्स मैक्सिमम। ओके। तो सारा आप खुद कर रही हैं, अकेले कर रही हैं, या कोई टीम रखी हुई है, या घर में सबको लगाया हुआ है इस काम स्पेशली पे? जरूर बताइएगा कि आपने स्टार्ट कैसे किया, कितना अरसा हो गया? कैंडल मेकिंग आई स्टार्टेड एज अ हॉबी, आई लाइक्ड इट, और मैं अपने घर के लिए बनाती थी, फैमिली फ्रेंड्स के लिए बनाती थी, सर्कल में बर्थडेज हैं, बेबी शावर्स हैं, फिर एज अ वेडिंग रिटर्न फेवर्स हमने इसको बनाना स्टार्ट किया लास्ट ईयर, और एज अ पार्ट टाइम, बिकॉज आई वाज डूइंग अ फुल टाइम जॉब एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट। और लास्ट ईयर व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय सेकंड चाइल्ड, तो आई हैड टू लीव माय जॉब, तो एंड माय हस्बैंड वाज डूइंग अ जॉब, तो करंट इकोनॉमिकल कंडीशन में इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड गुड टू योर फैमिली, देन इट कम्स जहाँ पे आपका एक हाउस होल्ड की अर्निंग से यू कांट मैनेज अ गुड लाइफस्टाइल, तो देन वी कम अप द पॉइंट कि यार लेट्स डू आवर बिजनेस। तो हमने बहुत सोचा कि क्या करें, तो ही सजेस्टेड लाइक यू आर ऑलरेडी डूइंग दिस, व्हाई नॉट लेट मेक्स इट अ बिजनेस। We took 1.5 years to think about कि what should we do, how should we do, because बहुत सारे लोग भी कैंडल मेकिंग कर रहे हैं, why our candle should be different, why should people buy from us, because इसमें एक नीड क्रिएट करनी है ना आपने मार्केट में। तो we took 1.5 years to come up with our custom notes. So why our candle is different in that, like one of our candle, these are psychological candles, these are 100% organic, made with the essential oils, and it has elements, it does not have a single note, it has a notes जिसमें आपको स्लीप के साथ, डिप्रेशन के साथ, एंजाइटी के साथ, मसल रिलैक्सेंट्स के तौर पे यूज होती है, बिकॉज हम इसमें यूकलिप्टस, लेमन, सिट्रस, पिचोली, लेवेंडर, कैमोमाइल, इस तरह की खुशबू इस्तेमाल कर रहे हैं जो नेचुरल है, नेचर से एक्सट्रैक्टेड है, और उसके बेनिफिट्स हैं। सो कैंडल इज नॉट ओनली अ कैंडल, इट्स अ थेरेपी, अरोमा थेरेपी भी है और हेल्थ थेरेपी भी है, कि आपको उससे स्मेल करने से यू फील रिलैक्स्ड। ओके, ये बिल्कुल आई थिंक वैसे जैसे आप पिंक सॉल्ट के लैंप्स घर में लगाते हैं टू मेक यू फील रिलैक्स, तो आपने कहा कि उसको हम कैंडल में और एस्थेटिकली खूबसूरत। सो एक आप बना रही हैं जो वैक्स परफ्यूम है, एक है दैट वैक्स साशेस, ये वैक्स साशेस। साशे क्यों नाम रखे आपने इसका? तो मजे का लग रहा है, बिकॉज इसको वैक्स साशे एज अ लाइक डिफरेंट पीपल सेज डिफरेंट थिंग्स। ओके, ओके, और देन आ जाती है हमारे पास कैंडल्स। ये पहले मैं दिखाता हूँ जी, वैक्स साशे एक दफा फिर से आपको दिखा रहे हैं, मैं पहले दिखा चुका हूँ वैसे, लेकिन सो के और ये बहुत क्यूट है देखने में भी, और ये वाकई जब आप इसको कहीं पर भी प्लेस करेंगे तो ये खूबसूरत ज्यादा लगेगी। अब ये देखिए, ये जो देखने में लग रहा है कि शायद मूस केक है, और ऊपर वाकई आपने डेकोर ऐसे के खाने का दिल कर रहा है। वैसे मुझे यही लग रहा था कि शायद मूस केक है। हाँ, ये क्या है, इतना आपने इसको एडिबल सी लुक क्यों दी है? ताकि ये प्लीजिंग लगे, बिकॉज ये हमारी लाउंज और डाइनिंग सीरीज है, यूजुअली इट लुक्स लाइक अ प्लांटर। ओके, आप ड्राइंग रूम्स में इसको डेकोर के लिए रखें, खुशबू भी रिलीज करेगा, Okay. पड़े हुए हो, देखिए 2 in 1 है ना, कि आपकी डेकोर का एलिमेंट भी पूरा हो रहा है, आपकी खुशबू का एलिमेंट भी पूरा हो रहा है। सेम गोज हमारी डाइनिंग सीरीज है, जिसमें फ्लेवर्ड है, लाइक इट विल लुक लाइक अ स्ट्रॉबेरी चीज, बिल्कुल रियल लग रही है। बस आपने खानी नहीं है। नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा, पर अगर आप टेबल पे रखेंगी, डाइनिंग टेबल पे बच्चे खा सकते हैं। नहीं, हम बच्चों को बिल्कुल इस चीज पे, इवन दो सोया वैक्स है, आपको पता है ये स्किन और कॉस्मेटिक्स में भी यूज होती है, तो ये हार्मफुल नहीं होती, स्टिल ईडेबल नहीं है। ठीक है। ऑयल्स या फ्रेग्रेंस हम इसमें जो इस्तेमाल करते हैं वो डेंजरस नहीं है, इको फ्रेंडली है। उसको आप, और द बेस्ट पार्ट, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क व्हाई यू आर डिफरेंट, वी डू रीफिलेबल कैंडल्स। अच्छा, लाइक वी वर्क ऑन इको फ्रेंडली, जीरो वेस्ट। ठीक तो है। हमारी जितनी भी कंटेनर प्रोडक्ट है, यू यूज अ कैंडल, आप बर्न करें, आप बर्न ना करें, जब फ्रेग्रेंस खत्म हो जाती है, यू कैन रीमेक द सेम कैंडल इन द सेम जार। हाउ? आप यू आइदर यू कैन सेंड इट बैक टू अस, और अगर आपको सिंपल कैंडल चाहिए,
हम वैक्स के साथ ऑयल ऐड करके उसको सॉलिडिफाई करके आपको पार्सल कर देते और हम हैं, melt कर लें। मेल्ट करके आपने अपने कंटेनर में डाल देना। वाओ, नाइस। So this is like eco-friendly, zero waste. We are the only one, and we are honored to say that in Pakistan that we are doing a refillable candles. ग्रेट। वो जो आपके साथ एक पॉट शेप में है, जी जी बिल्कुल। मुझे तो लगा था कि ये हाँ ये That's our cactus Wow. garden. ओके। ये हमारा प्लांटर डेकोरेशन प्लस अरोमा है, बेस्ट फॉर द साइड टेबल्स, डाइनिंग रूम्स, ड्राइंग रूम्स, डेकोर Okay. प्लस आपकी अरोमा थेरेपी है। और क्या जरूरी है कि हमने कैंडल जलानी है तभी फ्रेग्रेंस आएगी? नहीं, क्योंकि हमें तो आ रही है अभी भी। एग्जैक्टली द ऑर्गेनिक वैक्स का यही बेनिफिट है कि एक तो इसकी लास्टिंग ज्यादा है, ठीक है। थ्रो अच्छा है, फ्रेग्रेंस ज्यादा लास्ट करती है, और थर्ड अगर आप इसको ज्यादा, फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हैं, आप स्टडी कर रहे हैं या आप टीवी देख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती रहे, तो आप उसको बर्न भी कर सकते हैं। अगर आप ठीक है। उसको बर्न नहीं करेंगे तो अप टू 18 मंथ्स कांस्टेंट अरोमा डिफ्यूज होता रहता है इसमें। वाओ, और जब खत्म हो जाए तो फिर आपसे दोबारा रब्ता कर लिया हाँ, जाए, आप हमसे रीमेक सो करवाएं। रीफिल हो जाएगा। अच्छा, जब भी हम किसी एंटरप्रेन्योर से बात करते हैं चैलेंजेस का जरूर जिक्र हो रहा होता है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आते हैं, जाहिर है। हैव यू फेस्ड दोस चैलेंजेस, या आपके लिए जर्नी इसलिए स्मूथ है कि ऑलरेडी आपने इतना सीखा हुआ था, आप ऑलरेडी कर रही थी, बस आपने उसको एक एस्पेक्ट देना था, ये वाला बेचने वाला? देखिए, कोई भी बिजनेस आप जब स्टार्ट करते हैं वो हार्डशिप्स के बगैर नहीं होता। पहला क्रिटिसिज्म आपके अपने घर से स्टार्ट होता है, आइदर इट्स अ फैमिली, इट्स अ फ्रेंड सर्कल, और चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती हैं जब आप एज अ हॉबी कर रहे होते हैं और जब आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। और देन देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको लीगैलिटीज़ में जाना पड़ता है, और आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रजिस्टर्ड कंपनी। अब उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लीगैलिटीज़, देन उसमें एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आता है इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के साथ सपोर्ट। देखिए, मेल एंटरप्रेन्योर है या फीमेल एंटरप्रेन्योर है, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ किड्स, अगर मुझे घर से सपोर्ट नहीं होगी तो मैं बिजनेस नहीं कर सकती, बिकॉज बिजनेस नीड्स योर क्रिएटिविटी, योर टाइम, योर पिच फॉर सेलिंग। बिल्कुल। और फिर थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली करंट सिनेरियो में इकोनॉमिकली चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं जब कस्टम्स अप्लाई होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको रिसोर्स करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है बहुत सारी चीज़ें, फिर आपको लिस्टिंग में जाना पड़ता है। आप अगर खुद इंपोर्ट कर रहे हैं उसके प्रोसेस डिफरेंट है, आप किसी के थ्रू परचेजिंग करेंगे उसमें फिर टैक्सेशन, फिर प्राइस डिफरेंस, फिर जब आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ जाता है। तो बीइंग एंटरप्रेन्योर, क्रिटिसिज्म के साथ साथ फिर देखिए, बीइंग अ फीमेल, आपको जब व्हेन यू गो आउट इनटू द मार्केट तो सस्टेनेबिलिटी, एसोसिएशन, टैगिंग, कि आपको स्टिग्मा अटैच हो जाता है। अगर आप एंटरप्रेन्योर है, वर्किंग है, तो फैमिली में ये अच्छा फिर घर तो नहीं संभाल सकते, हाँ, ये सुनने को फिर मिलता है बच्चे ना। हैं, फिर पेरेंटिंग है, फिर और बच्चे आपके छोटे हैं अभी, बिल्कुल। तो और कुछ सुनने को मिलता होगा, तो बच्चा रो भी रहा होगा तो कहेंगे माँ ने सही संभाला ही नहीं। बिल्कुल, तो ये बहुत सारे स्टिग्मास अटैच हो जाते हैं। तो बीइंग अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, आपको अगर 120% सपोर्ट घर से नहीं है, आप नहीं कर सकते। फाइनेंशियल भी आपको चाहिए, आपको इमोशनल भी चाहिए, आपको फिजिकल सपोर्ट भी चाहिए, आपको मेंटल भी चाहिए। लाइक इनिशियली जब हम ऑनलाइन कर रहे थे तो देखिए, फ्रेग्रेंस एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप स्मेल नहीं करेंगे, ये एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा ही है। तो वी स्टार्टेड डूइंग पॉपअप्स। पॉपअप्स पे जब हम फिजिकली उसको डिस्प्ले करते हैं, लोग आते हैं, दे आस्क अबाउट द प्रोडक्ट, वो चीज़ देखते हैं, वो फिर सोशल मीडिया पेज जाके देखते हैं, वो फॉलो करते हैं, कमेंटिंग, शेयरिंग होती है, तो उसमें फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होता है। सेकेंडली, मार्केट में जब आप प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, आपको ये पता चलता है कि आपकी अपनी स्टैंडिंग क्या है, हाउ यू आर डिफरेंट देन अदर ब्रांड्स, क्योंकि बाहर तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन है। और सेकेंडली फिर आपको पता है, पाकिस्तान में स्टे होम मॉम्स, स्टे होम डैड्स भी तो हो सकते हैं। सही बात है। जॉब मार्केट ऐसी है कि अगर फीमेल की जॉब जा सकती है तो मेल की भी जा सकती है। जॉब मार्केट बहुत टफ है। तो दिस इज सम काइंड ऑफ अ थिंग कि पाकिस्तान में तो आई डोंट थिंक सो कि मेल्स इसको कर रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ऑनर्ड, मेरे हस्बैंड इसमें हेल्प आउट करते हैं, मेरे बच्चे मुझे इस चीज़ में हेल्प आउट करते हैं, मुझे फैमिली सपोर्ट करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और तभी देखिए आप यहाँ तक माशाल्लाह पहुंची हैं और आपने हमको इस लेवल तक पहुंचाया है। और ये देखिए हमारे आसपास जितने भी इस वक्त डिज़ाइंस मौजूद हैं, मैं डिज़ाइंस लेकर बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं।
खाने पीने की चीजें नहीं खाना नहीं खाना नहीं है। है, खाना नहीं है। आपने इसको रख सकते हैं टेबल पे, लेकिन आपने ऐसे रखना कि समझ आ जाए ये जो निकला होगा ना ऊपर धागा सा, इससे अंदाजा हो जाएगा कि आपने खाना नहीं है ये वाला, तो इसलिए ये ऐसे है। तो अभी इस वक्त हमारा स्टूडियो से सिर्फ महक रहा है, पर वो बड़ी प्यारी प्यारी खुशबुएं, क्योंकि वो एक हो तो एक अलग उसकी फ्रेग्रेंस होती है। यहाँ पर बहुत सारी हैं क्योंकि, तो मिल मिला के जो है ना वो बड़े मजे की जो है वो ये आइस्ड कॉफी मिनी। अच्छा, तो शक्ल से भी लग रहा था आइस्ड कॉफी है, और वो उसकी लुक तो ऐसी है, उसकी फ्रेग्रेंस भी ऐसी है। तो ये बड़ा अच्छा है कि जैसी उसकी लुक है वैसी उसकी फ्रेग्रेंस भी आपको महसूस होती है। सो जी वंडरफुल, दैट्स अंबर, जबरदस्त काम आपका। विश यू गुड लक, बहुत अच्छे से इसी करेज के साथ आगे बढ़ती रहें और बेहतरीन काम प्रोड्यूस करें। थैंक यू वेरी मच जी। एंड जो हमने आज अंबर से आखिर में जिस तरह पूछा ना कि सपोर्ट ये बड़े जरूरी है, कि बहुत से घरों में हम ये देख रहे होते हैं कि बहुत से टैलेंट होता है, हर शख्स में टैलेंट होता है, लेकिन जब तक सपोर्ट ना मिले वो टैलेंट उस तरह शोकेस नहीं हो पाता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सपोर्ट करें। जिस तरह उनके बच्चे हैं, अभी अगर आपको आवाज आएगी, देखिए उनके हस्बैंड संभाल रहे हैं बच्चों को, तो बड़ा जरूरी है, मिलकर आपने आगे बढ़ना होता है। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये राइजिंग पाकिस्तान। के लिए हमारे नौजवान जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो यंग जनरेशन है हमारे मुल्क में एज अ होल मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको जस्ट फेसबुक वगैरह इंस्टा को जस्ट टाइम पास या मतलब टाइम किलिंग एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट अगर उसको राइट डायरेक्शन के लिए यूज़ करें तो मैं समझता हूँ कि बेशुमार ना सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर ग्लोबली आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप देते हैं। आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद, मसलन जिन्होंने ग्रेजुएशन जिन स्टूडेंट्स ने किया हुआ है अच्छे जीपीएस के साथ किया हुआ है, तो आप अपना मास्टर्स और पीएचडी जो है अब्रॉड कंट्रीज़ में फुली फंडेड जो है वो अचीव कर सकते हैं, जिसमें आपकी बिल्कुल ज़ीरो फ़ी होती है, बल्कि वो आपको स्टाइपेंड भी पे करते हैं, अकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड करते हैं। बट द मैटर इज़ कि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें। अब क्वेश्चन ये है कि कहाँ पर जाना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की अपनी प्रेफरेंस क्या है। बेसिकली वो तो यूके ही होती है। किन कंट्रीज़ को प्रेफर करते हैं, किन कंट्रीज़ को आप प्रेफर प्रेफरेंस आज भी क्या थोड़ी चेंज हुई है कि बाकी कंट्रीज भी एक्सप्लोर करना शुरू हुए, या फिर अभी तक यूके ही है? एक टाइम था जी यूके को लोग एज अ नंबर 1 प्रायोरिटी के तौर पर रखते थे, लेकिन अभी चूंकि ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पर जॉब के पर्पज़ से भी जाते हैं कि स्टडी के साथ अपनी जॉब या इकोनॉमिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको भी मीट करें। लेकिन ब्रेक्जिट के बाद चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई हैं, पॉलिसीज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि चंद एक बड़े नाम हैं स्कॉलरशिप्स में, अगर स्टूडेंट उनको एक्सप्लोर करें, ख़ास तौर पर जर्मनी का डार्ट स्कॉलरशिप जो है ये आज भी वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॉलरशिप है। लेकिन डार्ट स्कॉलरशिप इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है। उसके लिए आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होता है। मिसाल के तौर पर ये जर्मनी ऑफर कर रहा है तो आपको जर्मन लैंग्वेज A1 लेवल का कोर्स करना होता है, आइल्स करना होता है। बाकी डार्ट इज अ वेरी गुड स्कॉलरशिप, बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, मतलब आपको इंसेंटिव्स भी साथ जो है वो बहुत अच्छे दे रहे हैं। लेकिन जर्मनी में ऐसे भी अब स्टूडेंट्स डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती हैं, आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं भी आ रही होती है, काफी सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जा भी रहे हैं। प्रेफरेंस मैडम उनकी फिर भी ये होती है कि आप ना जर्मन लैंग्वेज जो है वो कोर्स करें, तो वो उनको प्रेफरेंस जो है वो देते हैं। अच्छा, ओके, क्योंकि मेरे काफी सारे जो हमने जब ग्रेजुएट किया था तो मेरी कम से कम कोई क्लास के 15 लोग जो हैं वो चले गए थे, और अभी तक जर्मनी इज अ गुड कंट्री। 16 भी जा सकते थे वैसे। नहीं मतलब ज्यादा नहीं मतलब 15 किस बात कर, आप कह रहे 16 भी जा सकते थे। वो मैंने अच्छा गुंजाइश 15 की थी वहाँ पे, गुंजाइश 15 की, मौका देते हैं बाकी लोग। तो काफी लोग उनको अभी तक उनको जर्मन नहीं आती है और वो वहाँ पर उस स्कॉलरशिप पे वहाँ पर गए हैं और जाते हैं। बिल्कुल, तो अवेयरनेस की बात होती है। सपोज के गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज होती हैं, अगर आप स्कॉलरशिप में नहीं भी अपनी जगह बना सके तो आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को सर्च करें, तो यूनिवर्सिटीज जरूर आपको कंसिडर करती हैं कि अगर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं भी है तो मिनिमम कॉस्ट के साथ जो है वो आपको, लेकिन रिक्वायरमेंट्स होती हैं असल में जर्मनी की कि आपकी बैंक स्टेटमेंट या ब्लॉक अकाउंट जो होते हैं ना वो भी आपको रिक्वायर्ड होते हैं। समटाइम्स स्टूडेंट्स के पास ब्लॉक अकाउंट जो होते हैं वो थोड़ा सा इशू होता है। इसके अलावा मैं एरास्मस स्कॉलरशिप का जिक्र करना चाहूँगा। यूरोप का एक बड़ा स्कॉलरशिप है, बिल्कुल मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर करता है आपको। फिर यूएस का हम्फ्री स्कॉलरशिप जो है ये दिस इज आल्सो अ वेरी बिग नेम, और आप उसके लिए टॉफल स्टूडेंट्स करते हैं और फुल ब्राइट एज वेल। हाँ जी, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो है
तो दीगर ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ये अभी देखिए ये सारे स्कॉलरशिप ना टॉप टियर स्कॉलरशिप्स ये टॉप टायर फुल ब्राइट भी, हमफ्री भी, डार्ट भी, सारे बिल्कुल और हम इनको top tier में। इनको मतलब अचीव करना, विन करना खासा मुश्किल इट्स होता क्वाइट है। डिफिकल्ट, वो काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल क्योंकि हमारे जैसे ही हमसे UK ज्यादा के- अच्छे लोग हैं जो चले भी जाते हैं। यूके में चेवनिक स्कॉलरशिप भी शेवनिंग इज आल्सो वेरी गुड। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है यूके का। तो मतलब एक्सप्लोर करने की बात है कि आप उसको एक्सप्लोरेशन लेवल के आपका जिस पे आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं उनके आपको मोटिवेशन लेटर बनाना होता है। यस तो फिर आपको वो कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको ऐसे रिक्वायर कर रहे होते हैं कि आप उनकी रिक्वायरमेंट के ऐसे लिख के दें कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एकेडमिक आप कैसे अच्छा, हैं। मैं देख रही हूँ चाइना भी जा रहे हैं लोग पढ़ने चाइना के का लिए। बहुत ट्रेंड है जी आजकल। चाइना जो है काफी सारे आपको लोग बहुत पढ़ाई अच्छा के लिए। स्टाइपेंड पे करते हैं। आप अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लेते हैं तो वो ना सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं, आपको अकोमोडेशन भी देते हैं Okay. और आपको बहुत अच्छी अमाउंट जो है वो स्टाइपेंड के तौर पर भी पे करते हैं। एंड व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया इज कंपैरेटिवली टफर Tough है। ऑप्शन जी और ये रिसेंट टाइम में थोड़ा टफ हुआ है, अब काफी स्ट्रिक्ट हो गया। काफी स्ट्रिक्ट हो गया। हाँ जी ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए मैं फिर कहूंगा वो जो स्कॉलरशिप्स जिनका हम जिक्र कर रहे थे वो स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं कि अगर आप इतने ब्राइट स्टूडेंट हैं और आपने वो स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई कर लिए तो उसमें फिर आपको शायद बाकी रिक्वायरमेंट्स इतनी पूरी नहीं करनी पड़ती बिकॉज यू डोंट नीड दैट बैंक अकाउंट या हाँ जी, दूसरे मामलात। लेकिन अदरवाइज अगर आपने जाना है जिसमें बहुत से लोग इस तरह से जाते हैं कि वो एडमिशन ले लेते हैं किसी भी मुल्क में किसी भी यूनिवर्सिटी में, उसकी पहले सेमेस्टर की फीस पे कर देते हैं, देन दे नीड समथिंग इन देयर बैंक अकाउंट्स 3, 4, 5 मिलियन क्या आप इतना पे कर सकते हैं? क्या आप आगे अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें फिर कुछ गलतियां भी स्टूडेंट्स करते हैं, इधर से पैसे पकड़े वहां से पैसे पकड़े अकाउंट जी। में डाल लिए कि वहां जाके हम काम करेंगे, जो भी 20 आवर्स अलाउड होते हैं वो हर मुल्क का डिफरेंट होता फुली है। फंडेड तो एक आइडियल सिनेरियो है ना, Yes. उसमें वो तो तो डोंट हैव है, टू शो एनीथिंग। top strategy। अच्छा सर, ये जो अभी जो शुएब ने बात की कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अप्लाई कर रहे होते हैं और कुछ उनके पास रिसोर्सेज होते हैं कि 2-3 सेमेस्टर्स की पे कर लें बट आगे उन्होंने खुद पे करनी होती है और फिर पार्ट टाइम वहाँ पर जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं, थोड़ा सा इसका भी प्रोसेस बताइएगा कि क्या प्रोसेस हो सकता है और क्या ये वाइज ऑप्शन होता है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो कि वहाँ जाकर उस फी को पूरा नहीं कर पा रहे होते और फिर अपने जो अलाउड वर्किंग आवर्स हैं उससे ज्यादा काम Exceed कर कर रहे रहे होते हैं, एक्सीड कर रहे होते हैं, देन उन पे फाइन्स भी लग रहे होते हैं और कुछ को वापस भेज दिया जाता है। थोड़ा सा इस अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से हमें गाइड कीजिए। सर मैडम इसमें ये है कि फर्स्ट टाइम हमें ना फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जमा करवानी होती है, मतलब ये कंपल्शन नहीं होती है कि आपने 2 या 3 सेमेस्टर ऐसे ये पहले की करवानी होती है। इसमें जस्ट आपको फर्स्ट टाइम पे जब आप यहाँ से अपना एडमिशन मंगवाते हैं उधर, फॉर एग्जांपल आपने यूके अप्लाई किया या किसी भी कंट्री में, तो आपको जस्ट रजिस्ट्रेशन उनकी एनरोलमेंट जमा करवा के और रिमेनिंग फीस आपने वहीं जाके जमा करवानी होती है और आपको सिर्फ फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसकी फीस अरेंज नहीं, करनी फी होती पे है। करनी होती है और क्या अकाउंट में भी इतनी अमाउंट शो करवानी होती है या नहीं? इट्स फाइन कि अगर आपने एक एम्बेसी के प्रोसेस के लिए वो रिक्वायर्ड होती है Required कि होती है आपके ना? पास ना आपके अकाउंट में एक उनकी रिक्वायरमेंट की अमाउंट होती है जो डिस्पाइट कि आपको स्कॉलरशिप मिल गया, सही। बट स्टिल आपको आपके पास स्कॉलरशिप मिल गए तब भी होनी चाहिए। तब भी जिस तरह अब मैं डार्ट स्कॉलरशिप की आपके साथ बात कर रहा हूँ तो आपके पास ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड होता है उसके लिए। ठीक है। कि आप जो है वो पाकिस्तानी को अराउंड अबाउट 25-30 लाख, बेशक वो आपने रनिंग आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, रनिंग स्टेटमेंट इज समथिंग एल्स, लेकिन ब्लॉक अकाउंट में आपके पास शो करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट जो है वो होनी चाहिए सही। ताकि आपको किसी भी तौर पर अगर फाइनेंशियल कोई रिक्वायरमेंट तो आप उसे पूरा कर सकें। पूरा कर सकें। सर लास्टली कोई गलतियां जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं अप्लाई करते हुए, इस पूरे प्रोसेस में वहां जाते हुए, वहां जाके जो बुनियादी गलतियां पाकिस्तानी करते हैं वो क्या हैं? सब बुनियादी उसमें ये करते हैं कि वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। ठीक है। मतलब रिक्वायरमेंट्स है आपकी कि अगर आप पीएचडी फॉर एग्जांपल प्रोग्राम के लिए, डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो कंसर्न थीसिस एंड रिसर्च हैं वो होनी चाहिए। ठीक है। अब लोग क्या करते हैं यहाँ पर, चूंकि हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन आप जानते हैं कि कोई इतना सॉलिड उस तरह नहीं है कि मतलब इसमें प्लेजरिज्म बहुत ज़्यादा होती है या अब तो मतलब पकड़ी जाती है। हाँ पकड़ी जाती है ऐसा कि तो AI दीगर का चीज़ें होती हैं या टीचर्स की प्रेफरेंसेस के साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, सुपरवाइजर्स और बाकी मामला जो हैं, तो दैट्स वाई कि वो इंटरनेशनली फिर उस तरह एक्सेप्ट नहीं हो रही होती। आपकी पब्लिशिंग कितनी है, मतलब जर्नल्स वगैरह में कितनी पब्लिशिंग, जो रिक्वायरमेंट है आपकी Requirement पीएचडी है। से रिक्वायरमेंट तो पब्लिकेशंस होनी उसको चाहिए। वो मीट जो है वो नहीं कर पा रहे होते। ठीक है।
फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अपने ब्लॉक अकाउंट नहीं अरेंज कर पाते, बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉपर एक मोटिवेशन लेटर रिक्वायर्ड है उसको मीट नहीं कर पा रहे होते। तो वो जाहिर है सर्टेन रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप वो सारी पूरी नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स व्हाई कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप जब हम उसको कहते हैं तो फिर उसके लिए उसी लेवल की रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं एब्सोल्युटली, जिसको हमें मीट करना होता है। और डेफिनेटली पीपल लाइक यू गाइड कर रहे होते हैं कि अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करेंगे तो उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे, जो कि होना नहीं चाहिए। आप एक ड्यू प्रोसेस को फॉलो करें, हर मुल्क के अपने कानून है, आपने उसको फॉलो करना है, हर यूनिवर्सिटी की एक रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट है, उससे आपने पूरा करना है, शॉर्टकट्स ना जुगाड़ ना ढूंढा करें। और दूसरी बात है जब वहां पर चले जाते हैं ना तो प्लीज आप अपने मुल्क के एम्बेसडर बन के जाते हैं। अगर आप कोई भी इलीगल काम करेंगे तो वो या अनएथिकल काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें, आप सिर्फ अपने आप को वहां रिप्रेजेंट नहीं करें। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। वेटर, यार भाई मुर्शिद प्यास लग रही है यार। मुझे भी बोलो डब्बे में क्या है? गाड़ी। सोना नहीं, भाई। अरे नहीं भाई, भाई यहाँ से सारे मिलके बोलो। ओके, अरे ये नहीं खोलना। 50 रुपए, इसमें क्या मिलेगा? अरे 50 रुपए में अब मिले प्यास बुझाने की सुपर पावर। नई 3-in-1 रिवाइव विद इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड ग्रेट टेस्ट। प्यास बुझाए पूरी तरह। मजा आ गया। अबे इसमें तो सच में सुपर पावर्स है। वो भी सिर्फ 50 रुपए में। नई रिवाइव, प्यास बुझाने की सुपर पावर। एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। नई स्ट्रॉन्गर पेप्सी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है भाई। कितनी? सोचो, पेप्सी तुम्हारे हाथ में है। जब सोच के इतनी फील आ गई तो पी के तो न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी खुद ट्राई करके देखो। पानी गर्म हो गया, चल नेस्कैफे बना दे। ये तो रोज बनाते हैं, आज तुम बना लो। एक मग में एक सैशे डलता है। एक मग में एक शाही लगता है। पहले गर्म पानी, फिर दूध और चीनी। गुड यार। हाँ काफी इजी था। बाद में मग धोना भी सिखाएंगे। पहले साबुन फिर स्पंज। आ गई। मैंने खाया। आ जाओ सब। खींचो खींचो। कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं। ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टाइल के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। पानी गर्म हो गया, चल नेस्कैफे बना दे। ये तो रोज बनाते हैं, आज तुम बना लो। एक मग में एक सैशे डलता है। एक मग में एक शाही लगता है। पहले गर्म पानी, फिर दूध और चीनी। गुड यार। हाँ काफी इजी था। बाद में मग धोना भी सिखाएंगे। पहले साबुन फिर स्पंज। सितारा तो है मगर थोड़ी धूल हटाने की देर। फिर देखो कैसे चमकता है। अंदाज तो बहुत अच्छा है, तो दिखा दो दुनिया को। जीत लो सबके दिल। बता दो दुनिया को सुर की ताकत। देखा, आई दिल से आवाज।
पाकिस्तान आइडल, आए दिन से आवाज। Golden Pearl का न्यूट्रीसेरम वाला हेल्थी वाइट एडवांस केयर मॉइस्चराइजिंग लोशन। लव योर स्किन। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1 प्लस, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। पानी गर्म हो गया, चल नेस्कैफे बना दे। ये तो रोज बनाते हैं, आज तुम बना लो। एक मग में 1 सैशे डलता है। एक मग में 1 सैशे डलता है। पहले गर्म पानी, फिर दूध और चीनी। गुड यार। हाँ काफी इजी था। बाद में मग धोना भी सिखाएंगे। पहले साबुन फिर स्पंज। यार बहुत प्यास लग रही है और ये गर्मी। ये कैसा लग रहा है? मजा नहीं आ रहा। इस हीरो के चक्कर में मुझे चक्कर आ जाएंगे। कैसा क्या है, कुछ भी पहनते रहते हैं। एक काम करें, उल्टा पहन ले इसको। अब ये हमें बताएगा फैशन कैसे करना है। गाइस प्यास लग रही है। 1 मिनट, अब ये कहाँ जा रहा है? ये लो शर्जीला, नई 3-in-1 रिवाइव, प्यास बुझाने की सुपर पावर। नई 3-in-1 रिवाइव विद इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड ग्रेट टेस्ट। प्यास बुझाए पूरी तरह। मजा आ गया यार। चलो चलो शॉपिंग नहीं करनी? कहा था ना इसमें सुपर पावर्स है। मजा आ गया। नई रिवाइव, प्यास बुझाने की सुपर पावर। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि एक स्कीम है लैपटॉप स्कीम। जब उसकी हम बात कर रहे होते हैं उसमें हमें बहुत से बेनिफिशरीज नज़र आ रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। सो आज जिस मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, इनका ताल्लुक है KP से। नाम है मोहम्मद रफ़ीक आफरीदी। इनके जो वालिद साहब हैं वो पुलिस में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे और 2010 में दहशत गर्दों के हमले के नतीजे में उन्होंने जाम शहादत नोश किया था। उसके बाद मोहम्मद रफ़ीक और उनके तो तमाम बहन भाई हैं, ज़रा एक मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है आपको, लेकिन हौसले बुलंद थे, आज़म बुलंद था और जिस तरीके से अपने तालीमी सफ़र का उन्होंने जारी रखने का एक फ़ैसला किया और फाटा यूनिवर्सिटी से BBA ऑनर्स किया अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, नुमाया कामयाबी इसमें हासिल की। उसके बाद मेरिट पर सिलेक्ट हुए फॉर लैपटॉप। अब लैपटॉप के बाद ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आई, कौन से कोर्सेज किए, कैसे जॉब हासिल की इन्होंने, आज हम इस सारे मामले पर उनसे बात करेंगे। बिल्कुल जी, तो आपकी मुलाकात करवाते जी मोहम्मद रफ़ीक आफरीदी से। अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मुबारकबाद, आप लैपटॉप स्कीम में लैपटॉप के मुस्तहिक रहे हैं और ऑब्वियसली आपने उसको विन किया है। कितनी ज़रूरत थी इस लैपटॉप की और आगे क्या चेंज देख रहे हैं अपने तालीमी करियर को, अपने प्रोफेशनल करियर को देखते हुए? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और बेसिकली इस लैपटॉप ने मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस और अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए, जिसकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा, प्रोफेशनल कोर्सेज किए, साथ में मैं काबिल हो गया कि जो भी अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिले मैं उसको अवेल करूँ, एक एलिजिबल कैंडिडेट रहूँ। दैट्स ग्रेट। अच्छा, थोड़ा सा हम ज़रूर जानना भी चाहेंगे 2010 की जब हम बात करते हैं वालिद साहब की शहादत के बाद का, उसके बाद जो मुश्किल वक्त आपकी पूरी फैमिली पे और आप तालीमी सफ़र का जारी रखना, आप 7 बहन भाई हैं जी, आप दूसरे नंबर पर हैं जी जी, थोड़ा सा बताएं कि वो उस वक्त अपने आप को कितना मजबूत रखना ज़रूरी था, कैसे रखा आपने? सर बेसिकली जब मेरा वालिद का इंतकाल हो गया और वो शहीद हुआ तो इसके बाद यह था कि घर के मामलात और उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई, तो पढ़ाई को आगे जारी रखना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मैंने हिम्मत, हौसले और मेहनत से काम लिया और एक टारगेट रखा कि मैंने इसको अचीव करना है। सही।
तो इसके लिए जो भी सख्त और मुश्किलात आएगी रास्ते में, तो मैं इसको अबूर करूँगा और इसको मैं आगे लेके जाऊँगा। और बाकी मेरे साथ अपने माँ की दुआई भी थी और वालिद की कुर्बानियाँ, उसको मद्देनज़र रखते हुए, और साथ में अपने असातिज़ा किराम जिन्होंने मुझे सही और प्रॉपर वे में गाइड किया कि कैसे इस चीज़ को अचीव करना है, तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। और साथ में मेरे भाई और बहुत से लोगों ने हेल्प आउट किया यहाँ तक पहुँचने में। और ज़ाहिर है आपकी अपनी मेहनत है इसके अंदर, उसको और भी मैंने appreciate करना चाहिए। और मैंने दिन रात एक करके एक इस गोल को अचीव करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए। थोड़ा सा मैं जानना भी चाहूँगा आपसे कि वो जो एक स्ट्रगल का फेज़ होता है, स्ट्रगल का जो वक्त होता है, उसमें अपने आप को हिम्मत देना या आपने ख़ुद भी देनी होती है, आपकी ज़रा फैमिली भी दे रही होती है। आपने बड़ा कहा कि वालिदा का जिक्र भी किया, आपने बड़े भाई का जिक्र भी किया, आपने असातिज़ा का जिक्र भी किया। कोई एक मेंटोर, कोई एक शख्स जो कि ज़्यादा आपको बता रहा होता है, गाइड कर रहा होता है, क्या ऐसा भी कुछ था शख्स ज़िंदगी में जो कि आपको रास्ता बता रहा होता है कि स्टे फोकस्ड, आपका ये रास्ता है? सर मेरे लाइफ में तो मेंटोर बहुत है, लेकिन बेसिकली जो मेरा मेंटोर है वो मेरा बड़ा भाई है। ओके। जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और उन्होंने कहा जो भी हालात, जितनी भी मुश्किलें, आपने अपने टारगेट और अपने मेहनत नहीं छोड़ना है। मतलब हालात तो आएंगे, वो चेंज होते जाएंगे, आपने फोकस रहना है और अपने दिल में सिर्फ ये बात रखना है कि हमारे वालिद ने इस चीज़ के लिए कुर्बानी दी है कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़े और वो भी अपने ख्वाब को पूरा कर सके। अच्छा रफ़ीक, ज़िंदगी को अब अगर आप कंपेयर करते हैं, जब आपका स्ट्रगलिंग फेज एक था एंड देन अभी का जो फेज़ है, क्या कंपैरिजन आप ड्रॉ कर पाते हैं कि क्या था, किन चीज़ों को आपने हासिल कर लिया अब तक, कितनी अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आती है? मैम बेसिकली जब मैं उस फेज़ में था, जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं इस लेवल तक ना पहुंचूं, लेकिन उस ड्यूरेशन पे मेरा, जिस तरह पहले भी कहा, कि मेरा फोकस था कि मैंने इस चीज़ को अचीव करना है। और अभी भी मैं मेहनत साथ में कर रहा हूँ, मतलब जॉब के साथ साथ मैं पढ़ाई भी जारी रखी हुई है, तो मैं अपनी पढ़ाई पे भी काम कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी मेहनत को कम नहीं किया, बल्कि मैंने डबल किया है, अभी डबल कर रहा हूँ। ओके। लेकिन टारगेट मेरा अभी भी है कि मैंने आगे बढ़ना है और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा बन सकूँ कि इस मुल्क के फ़ायदे में ज़बरदस्त, बहुत प्यारी सोच है आपकी। इसीलिए हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया रास्ता, चूँकि ये तरक्की का रास्ता है, मंजिल नहीं है। अब ज़रूर हमें बताएं कि लैपटॉप किस साल मिला आपको, और लैपटॉप हासिल करने के बाद किस तरह से आपने कोर्सेज किए, कैसे उसका आपने फ़ायदा उठाया उससे? जब मुझे लैपटॉप मिला तो उस ड्यूरेशन पे मेरा फाइनल थीसिस जारी थे, तो इस ड्यूरेशन पे उसने मेरा काफ़ी हेल्प आउट किया एकेडमिक में मेरे साथ में। मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज भी किए हैं, जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग है आजकल, मतलब डिजिटल मार्केटिंग इस चीज़ का ज़माना है, इसको ख़ुद को अपडेट करना रखता है, तो ये चीज़ें मैंने उन पे किए। साथ साथ मैं उससे फ्रीलांसिंग के थ्रू में थोड़ा बहुत कमा रहा था, लेकिन एक स्टेबल अर्निंग की ज़रूरत थी, ताकि साथ साथ अपनी स्टडीज़ को आप फाइनेंस कर सकें। जी जी, तो साथ में एक स्टेबल उसकी भी ज़रूरत थी। तो जैसा मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैंने प्राइवेट बैंक को ज्वाइन किया फिर एज अ ग्रेजुएट ट्रेनिंग। कितना अर्सा हो गया इस बैंक के साथ? मेरा 1 साल होने वाला। और आपने कहा साथ तालीमी सफ़र भी जारी रखा हुआ है, क्या पढ़ रहे हैं? MBA कर रहा हूँ। अच्छा, अभी MBA चल रहा है, कितना हो गया? ये बस 1 सेमेस्टर हो गया, अभी स्टार्ट किया। क्या फिर तो बात है। अच्छा, बाकी बहन भाइयों को भी पढ़ा रहे हैं साथ साथ? जी जी, सारे पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो देखिए वही होता है फैमिली में, कोई एक, जिस तरह आपके लिए आपके बड़े भाई हैं और आप सेकंड नंबर पे हैं, आपके बाकी बहन भाइयों के लिए आप इंस्पिरेशन होंगे और आप उनके लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं। मैं बेसिकली मैं चाहता हूँ ना कि हर नौजवान ये सीखे कि ख़ुद को कैसे सपोर्ट करना है, अपने फैमिली को कैसे सपोर्ट करना है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कैसे बनना है। और मतलब ये चीज़ आप इसको एक्सक्यूज़ नहीं बनाना चाहिए कि मैं इस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ या मेरे फादर नहीं है या मैं ऐसा हूँ कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ। तो ये एक्सक्यूज़ मेरे ख्याल में फजूल है, क्योंकि आप अगर चाहो और आपके दिल में मतलब ये है, यकीन है और आप अपनी मेहनत और लगन से काम करेंगे तो कुछ भी आई थिंक इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हो, आप अचीव कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। अब आप इस्लामाबाद में रहते हैं, घर वाले खैबर डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं। जी जी। आप कितने अरसे बाद चक्कर लगाते हैं?
मैं तकरीबन महीना 2 महीने बाद 2 महीने बाद चक्कर लग जाता है। अम्मी की क्या ख्वाहिश है? वो कोई बात होती होगी ना बहन भाइयों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, कुछ ख्वाहिशात होती हैं जो वालिदैन जिक्र करते हैं बच्चों के सामने? वालिदा क्या जिक्र करती हैं? वालिदा बस ये जिक्र करती है, वो पूछती भी है कि मतलब अपना ख्याल रखे, पहले तो अपना ख्याल रखे क्योंकि इतना दूर हो। दूसरी बात ये है कि मतलब जहाँ तक भी हो सके ना लोगों की हेल्प आउट करे जहाँ भी वो हो, और अपने लिए और अपने भाइयों के लिए, उनके लिए मतलब आगे कोशिश करे, मेहनत जारी रखे और आप किसी से कम ना हो। मतलब वो मुझे ये हौसला देती है कि आप कमज़ोर ना हो। मैं हालांकि मुझे चाहिए कि मैं उनको लूं, लेकिन वो फिर भी इतना वो करती है, सपोर्ट कर रही है। वो कहती है कि मतलब आप आगे जा सकते हो और भी, मतलब ये कुछ भी नहीं, आगे जाओ। मतलब वो हौसला देती है एक तरह का। सो जाहिर है मुश्किल तो मैं कहूँगी कि अभी भी माँ से दूर रहना, फैमिली से दूर रहकर जॉब आप कर तो रहे हैं, लेकिन जाहिर है आपने आगे बढ़ना होता है ज़िंदगी में और उन्हीं अपनों के लिए आपने बढ़ना होता है। बट ये भी शायद थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए होता होगा चीज़ों को मैनेज करना और फिर घर से दूरी, इन चीज़ों को किस तरह ओवरकम। मैं ये सवाल इस पर्सपेक्टिव में भी पूछ रही हूँ कि यंगस्टर्स अक्सर होता है ना, घर से निकलना, अपनी कंफर्ट जोन से निकलना वो पसंद नहीं कर रहे होते। वो कहते हैं ठीक है हम घर वालों के पास हैं, साथ हैं, जैसे भी हैं, रह रहे हैं एंड ऑल दैट। सो कंफर्ट जोन से निकल के बाहर जाना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, उसके बाद वो चीज़ें करना जिसमें चैलेंजेस ज़्यादा हैं, अपने आप को मेंटली कैसे ठीक रखते हैं और मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? मैं इस चीज़ का आगाज़ इस साइड से करूँगा कि जब मेरा वालिद शहीद हुआ ना, तो उस टाइम से मैं उसी इलाके में रहता था, मैं उसी इलाके में पढ़ता था, उन्हीं ग्रुप्स के अंदर रहता था जिसने उसको मतलब शहीद किया था। तो मेरे लिए बहुत टफ सिचुएशन था, मैं रोज़ आता था, जाता था। तो ये सारे चैलेंजेस मैं वहाँ से लेके आ रहा हूँ। और उसके बाद मैं थ्रू आउट BS हॉस्टल में रहा, घर से दूर रहा। तो उन एक्सपीरियंस की वजह से मुझे ये दूरियाँ और ये घर से ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने बचपन से इन सख्त और मुश्किलात से गुजर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आई थिंक अब ये नॉर्मल हो गया, ये चीज़ें मेरे यूज्ड टू हूँ ना, इस चीज़ों से मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वालिद साहब क्या चाहते थे, आप क्या बने? होता है ना बाप और बेटे की भी कभी कभी गुफ्तगू होती है इस बारे में। बाप की अपनी ख्वाहिश होती है बेटे को देखकर, बेटे को लेकर, उसके शौक़ को देखकर। सो जब छोटे थे आप और वालिद साहब से कभी ऐसी डिस्कशन होती थी तो क्या बात होती थी? वो चाहते थे कि मेरे बच्चे जितने भी है ना, वो मतलब आगे पढ़े, जितने भी मतलब उनको अपॉर्चुनिटी हो तो वो कोशिश करे कि आगे पढ़े। मतलब उसने ये नहीं कहा कि आप इस पोजीशन पे जाओ या इस पोजीशन, उसने कहा आपने बस पढ़ना है और आगे बढ़ना है। जो भी अपॉर्चुनिटी होगी तो आप फिर आपकी काबिलियत पे, आपकी मेहनत और लगन पे आपको मिल जाएगा, लेकिन आपने मतलब किसी भी उस लेवल पे आपने रुकना नहीं है। मैं आप लोगों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, आप लोगों ने आगे इस तरह अपने भाइयों के लिए करना है, इन सब के लिए करना है। बहुत सी बातें वालिद साहब की याद भी आती होंगी, बहुत से जुमले? जी बहुत ज़्यादा। और वो मेरे साथ बाकी भाइयों में होता है ना, तो मैं उसके साथ थोड़ा बहुत क्लोज ज़्यादा थे आप? क्लोज ज़्यादा थे। और जहाँ पे वो ड्यूटी करते थे ना, तो कभी कभी मुझे अपने साथ लेके भी जाते थे। वो कहते थे बस मेरे साथ आओ, मेरा हालात देखो, ये आप पे आने वाला है, तो अगर आपने इन चीज़ों से बचना है तो अभी से पढ़ो, अभी से मेहनत करो और देखो इन लोगों की हालत देखो, ये किस सिचुएशन, कितनी मुश्किल से अपने बच्चों को वो कमा के दे रहे, उसको पढ़ाने के लिए उसको। तो वो मुझे एज अ मोटिवेशन के लिए लेके जाते थे, ताकि मैं इससे मोटिवेट हो जाऊं कि मैंने क्या करना है और मेरे गोल क्या है। तो वहाँ से मेरा मतलब अपना एक माइंडसेट बना कि नहीं, मैंने आगे पढ़ना है और बढ़ना है। यही से आपको मोटिवेशन मिली और वही चीज़ अपने उनकी वैल्यूज़ को आप आगे लेकर चल रहे हैं। चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके वालिद ही मस्ट बी वेरी हैप्पी कि किस तरीके से आपकी वालिदा जिस तरीके से अब सुकून में होंगी कि चलें बेटा अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरी कर रहा है और एट द सेम टाइम एक मकाम पे है। अच्छा रफ़ीक, आजकल की यूथ जिस तरह से कहती है, क्योंकि आपके हालात हमारे सामने, आप जैसे और काफ़ी सारे यंगस्टर्स हैं जो कि बड़े मुश्किल हालात से निकलते हैं लेकिन एक बड़े अच्छे मकाम पर पहुंचते हैं फिर, क्योंकि जो कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हमारे पास। ये इस माइंडसेट को आप किस तरीके से देखते हैं?
मैं बेसिकली आजकल नौजवान जो है ना बहुत मुश्किल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हमारे लिए सारे रास्ते बंद हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उनको ये समझना चाहिए कि एक इंसान अगर अज़म और मेहनत के साथ काम करे और आगे बढ़े तो ये रुकावटें और ये चीज़ें ये छोटी और कम पड़ जाती है। मतलब अगर आपका फोकस और टारगेट होना कि मैंने इस चीज़ को अचीव करना है और हौसला हो और अल्लाह पे यकीन हो कि मैंने ये करना है और अच्छी नीयत से करना है, तो इंशाल्लाह मुझे मंजिल दूर नहीं होती। मंजिल दूर नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में ही आगे जाना है या कुछ और करना चाहते हैं? सर मैं बेसिकली मेरा ये कंसेप्ट नहीं है कि मैं किसी एक जगह पे रहूं या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पे रहूं। मैं चाहता हूं कि जहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ पे आगे बढ़ने का मुझे अच्छा मौका मिले तो मैं वहाँ पे अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूं। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया रफ़ीक, आप साथ मौजूद थे। जो आपकी स्ट्रगल थी, जैसे आपने अपने स्ट्रगल्स को समझते हुए उनको ओवरकम किया, आप उससे मतलब जिक्र भी कर रहे थे और आज हमारा मकसद भी ये था कि हम आपके सामने रख सकेंगे बहुत से प्रोग्राम्स, बहुत से इनिशिएटिव्स जिससे मुतालिक हम बात तो कर रहे होते हैं, इवेंट्स भी देख रहे होते हैं, उनके बेनिफिट्स से मुतालिक बात हो रही होती है, लेकिन जो एक सक्सेस स्टोरी होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है आपके सामने लेकर आना कि दैट्स व्हाट डिस्क्राइब्स द परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि अगर हुकूमत, रियासत, इदारे आपके साथ किसी मामले में सपोर्ट कर रहे होते हैं तो फिर आपने कैसे यूटिलाइज़ करना होता है उनको, कि वो सिर्फ एक लैपटॉप फिर लैपटॉप नहीं होता। आपने उसमें अपनी डिग्री के दौरान भी उससे फ़ायदा उठाया, आपने उसमें एक्स्ट्रा कोर्सेज भी किए और उसकी वजह से आप एक इंडिपेंडेंटली आगे बढ़े। यस, फ्रीलांसिंग भी किया, अपने आपको सपोर्ट किया, अपने आपको फाइनेंस किया ड्यूरिंग योर स्टडी पीरियड। रफीक वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे। थैंक यू जी। हम बढ़ेंगे नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बहुत गर्मी है, बहुत प्यास लग रही है, कुछ करो। अरे बाजी अभी बुझाते हैं प्यास। 3 in 1 रिवाइव में है प्यास बुझाने की सुपर पावर। हम 3 हैं और ड्रिंक एक है। जो बड़ा स्टार होगा ड्रिंक तो उसी की होगी। तो इस हिसाब से तो मेरी हुई। हाँ? कैसे हुई? ड्रामा किंग मैं हूँ, 4 बिलियन व्यूज मेरे हैं। 4 सिर्फ 2 बिलियन और इंस्टाग्राम क्वीन मैं हूँ, ज्यादा फॉलोअर्स मेरे। मेरी हुई। मैं लेडीज हूँ यार। अरे तुम्हें नई 3 in 1 रिवाइव विद इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड ग्रेट टेस्ट। प्यास बुझाए पूरी तरह। मजा आ गया। नई रिवाइव, प्यास बुझाने की सुपर पावर। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। नई स्ट्रॉन्गर पेप्सी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है भाई। कितनी? सोचो, पेप्सी तुम्हारे हाथ में। जब सोच के इतनी फील आ गई तो पी के तो न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी खुद ट्राई करके देखो। पानी गर्म हो गया, चल नेस्कैफे बना दे। ये तो रोज बनाते हैं, आज तुम बना लो। एक मग में 1 सैशे डलता है। एक मग में 1 सैशे डलता है। पहले गर्म पानी, फिर दूध और चीनी। गुड यार। हाँ, काफी इजी था। बाद में मग धोना भी सिखाएंगे। पहले साबुन फिर स्पंज। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा
सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। सितारा तो है, मगर थोड़ी धूल हटाने की देर। फिर देखो कैसे चमकता है। अंदाज तो बहुत अच्छा है, तो दिखा दो दुनिया को। जीत लो सबके दिल। बता दो दुनिया को सुर की ताकत। देखा, आई दिल से आवाज। पाकिस्तान आइडल, आई दिल से आवाज। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ। फ्रॉम नेस्ले। वेटर, यार भाई मुर्शिद, प्यास लग रही है यार। मुझे भी। बोलो डब्बे में क्या है? गाड़ी। सोना नहीं। भाई। अरे नहीं भाई, भाई यहाँ से सारे मिलके बोलो। ओके। अरे ये नहीं खोलना। 50 रुपए, इसमें क्या मिलेगा? अरे 50 रुपए में अब मिले प्यास बुझाने की सुपर पावर। नई 3-in-1 रिवाइव विद इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड ग्रेट टेस्ट। प्यास बुझाए पूरी तरह। मजा आ गया। अबे इसमें तो सच में सुपर पावर्स है। वो भी सिर्फ 50 रुपए में। नई रिवाइव, प्यास बुझाने की सुपर पावर। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। जिद्दत की जहां बात होती है वहां पर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है, डायलॉग बहुत ज़रूरी होता है, और एक प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां पर लाइक माइंडेड लोग आएँ और अपने अपने आइडियाज़ को शेयर करें और नए आइडियाज़ पे बात की जाए, उस पर काम किया जाए, बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखा जाए और उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को आगे लेकर चला जाए ताकि फ़ायदा जो है उस फील्ड को ज़रूर हो। तो एक ऐसा ही ज़बरदस्त काम हुआ है जी इस्लामाबाद में। नेशनल सेंटर फॉर फिज़िक्स में जदीद जो मटेरियल होता है, एडवांस मटेरियल जिसको हम कहते हैं, उसमें 5 रोज़ा 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सिम्पोजियम का इनकाद किया गया। 19th सिम्पोजियम था ये, जिस पर एडवांस मटेरियल के हवाले से प्रेजेंटेशंस दी गई, बात की गई, और ऐसे में AI को भी इनकॉर्पोरेट किस तरह से किया जा सकता है, इस हवाले से भी बहुत सारे इक़दाम लिए। एब्सोल्युटली। और इसी सिम्पोजियम में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब भी मौजूद थे और उन्होंने एक ऐलान भी किया सेंटर ऑफ एक्सलेंस बराए एडवांस मटेरियल के क़याम का। उससे मुतालिक भी आज हम बात करेंगे। प्लस बहुत से लोग जो कि एडवांस मटेरियल से मुतालिक नहीं जानते, तो आज का सेगमेंट उनके लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इंक्लूडिंग आज हम ज़रा और समझ पाएंगे उसको कि बेसिकली कहाँ कहाँ पे उसकी यूटिलाइजेशन हो रही होती है। और इसी इवेंट में, इसी सिम्पोजियम में मुख्तलिफ ममालिक से, रशिया से भी, चाइना से भी, मलेशिया से भी, टर्की से भी, एंड सो मैनी कंट्रीज़, जहाँ के साइंटिस्ट, जहाँ के रिसर्चर्स मौजूद थे। डिफरेंट डिस्कशंस हो रही होती हैं, हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। और इसी इवेंट की जब बात करें तो पाकिस्तान एडवांस मटेरियल फोरम और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशन से इसको मुनक्किद किया गया।
आज हम इस पर मजीद बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर सैयद वलायत हुसैन साहब, जो कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से उन्होंने MS और PhD की डिग्री हासिल की। माशाल्लाह 3 दहाइयों से जायद का उनका तजुर्बा है। एलॉयड डेवलपमेंट, मटेरियल कैरेक्टराइजेशन और फेलियर एनालिसिस। अभी देखें जरा मुश्किल टर्मिनोलॉजीज हैं, हम इसको जरा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तहकीक और तरक्की के शोबे में जो उनका काम है उसमें उसके एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने सितारे इम्तियाज से भी माशाल्लाह इनको नवाजा है। लेट्स वेलकम डॉक्टर सैयद वलायत हुसैन सर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट टू हैव यू जी, ग्रेट टू हैव यू सर। थोड़ा सा बताएं इस सिंपोजियम से मुतालिक। दिस वाज 19th एडिशन राइट? जी। सो इस बार क्या डिफरेंट था, किस लेवल पे था, कितना उसका इम्पैक्ट आया, हाउ वाज द फीडबैक? देखिए ये 1989 में शुरू हुआ और ये बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ है कि बगैर किसी रुकावट के हर दूसरे साल हो रहा है। ठीक है। तो ये 19वां था। ओके। और इसे इत्तेफाक कहें या कुछ भी कह लें कि मैं पहले में भी शामिल था माशाल्लाह एज ए मैनेजमेंट टीम एंड रिसर्चर, और अभी भी। तो इसमें एक तरह की हिस्ट्री नज़र आती है कि किस तरह चेंजेस आ रही हैं मटेरियल्स में और इवन पाकिस्तान के अंदर। सही। तो ख़ास तौर पे जो हमने नोट किया कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ तहक़ीक़ात इदारे बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज़ आगे आ रही हैं। पहली 1989 में जो हुई थी उसमें हमारे सिर्फ 5 इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स थे और वो ये दिखा रहे थे कि बाहर से क्या चीज़ें आती हैं और पाकिस्तान में बेची जाती हैं। अब हमारे इस मरतबा 46 स्टॉल्स थे और वहाँ लोग दिखा रहे थे कि पाकिस्तान में क्या चीज़ें बन रही हैं। वाओ। तो ये बड़ी चेंज एक तब्दीली है ना जी, कि पहले हमारी रिलायंस बाहर के ममालिक पे ज़्यादा थी, इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा थी, लेकिन अब हम इतने खुद कफील होते जा रहे हैं कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिल्कुल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं रादर। थोड़ा सा हम एक्सप्लेन भी अगर कर पाएँ, एडवांस्ड मटेरियल क्या होता है, इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पर होती है? देखिए जब आप मटेरियल्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को मालूम है आप स्टील, एलुमिनियम, कॉपर इस तरह की बातें करते हैं, दीज आर मटेरियल्स। लेकिन जब एडवांस मटेरियल में जाते हैं बिल्कुल एक नई दुनिया आ जाती है। एक चंद मिसालों से बता देता हूँ। अभी एक बहुत ही सिंपल सी मिसाल ये है कि अभी जो नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री का मिला, जिसमें एक मुसलमान साइंसदान भी था, तो उन्होंने काम किया है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। सही। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क वो बहुत छोटे किस्म के, आप समझ लें कि फुटबॉल बनाया आपने, बहुत छोटे एटॉमिक लेवल के, और उन फुटबॉल के अंदर जगह है। अब उस जगह को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे? कम से कम 6 एप्लीकेशन बड़े क्विकली बताता हूँ मैं आपको। जी। हम उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कर सकते हैं। जो एनवायरनमेंट को तंग कर रही है उसको हम कैप्चर करके अलग कर देंगे। ठीक है। हम हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूल सेल में आजकल बातें हो रही हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर इंजन हमारे चला करेंगे। हम उनको टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको अगर आप ये उनको देंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल उस जगह जाएंगी जहाँ कैंसर के सेल हैं और टाइम रिलीज होंगे। मतलब शुरू में हो सकता है आपको बस चाहिए, उसके बाद टाइम रिलीज चाहिए, तो ये सारी चीज़ें चल रही होंगी। अगर सहरा में आप हैं या ऐसी जगह जहाँ पानी अवेलेबल नहीं है, तो वो हवा की मॉइस्चर से पानी को कंडेंस करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह की इतनी एप्लीकेशन है। ऐसा लग रहा है इंडस्ट्रीज़ में अगर आप जो चीज़ें बनाते हैं, आपकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी बन जाए, जिसे हम कहते हैं कैटलिस्ट ले सकते हैं। इस कमरे में आपको फील हो कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी गैस है जो तंग कर सकती है, आप फील नहीं कर सकते, तो बहुत ही सेंसिटिव सेंसर्स आप रख सकते हैं, बता देंगे आपको। ओके। तो देयर इज नो लिमिट। ये जादू है। जी बिल्कुल जादू। अच्छा, पाकिस्तान इस वक्त इस हवाले से कहाँ स्टैंड कर रहा है? बिकॉज सिंपोजियम में इंटरनेशनल भी पार्टिसिपेशन होगी, सो एक तो ये बताइएगा कि किस तरीके से हमने वहाँ पर पूरी प्रेजेंटेशंस दी, हम कहाँ पर अभी स्टैंड कर रहे हैं? देखिए पाकिस्तान मटेरियल में थोड़ा सा पीछे है, ये तो हमें एडमिट करना है, लेकिन जो हमारे तहकीकी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कम से कम पाकिस्तान में 17 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ मटेरियल साइंस के प्रोग्राम चल रहे हैं। सही। और वो बहुत अच्छे डिपार्टमेंट हैं, उनकी बाहर से कोलैबोरेशन भी है, उनके जो पेपर्स छप रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल के हैं। तो उसमें हमें एडवांटेज जो मिल रहा है वो ये, जो हम लोगों ने बाहर भेजे थे पढ़ने के लिए, वो लोग जब वापस आए तो कोलैबोरेशन भी लेकर आए, नए आइडियाज़ भी लेकर आए, वो काम बहुत अच्छा हो रहा है। जिसकी ज़रूरत है हमें वो है कि जो ये काम होते हैं इनको इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे लेके जाएं, जो एक गैप नज़र आ रहा है हमें, और इसके ऊपर काफ़ी कोशिशें जा रही हैं, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है और HEC लेवल पे काफ़ी कोशिशें हो रही हैं कि हम स्टार्टअप्स शुरू करें और उनको इंडस्ट्री लेवल तक लेके जाएं। ओके। वो अच्छा काम हो रहा है। और अभी जो ये ऐलान हुआ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बराए एडवांस्ड मटेरियल इन कायद अज़म यूनिवर्सिटी, इस ऐलान को किस निगाह से देखते हैं आप, और कितना ज़रूरी है यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे डिपार्टमेंट्स का ऐसे है वो चीज़ मौजूद होना इनका?
इसमें देखें जो लोग भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो बहुत इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं, और उनको जो मसले होते हैं 3 तरह के मसले होंगे आपको। एडवांस मटेरियल्स बनाने का इक्विपमेंट बहुत महंगा है, सही। उनको कैरेक्टराइज करने का इक्विपमेंट बहुत महंगा है, और उनसे जब डिवाइसेस बनाएंगे वो अलग। तो 3 ये मेन मसले आते हैं। तो यहाँ हमारा मकसद ये है कि इस सेंटर में इस तरह के लोग होंगे, इस तरह के इक्विपमेंट होगा कि ये मसले हमारे ख़त्म हो जाएंगे। अगर हमारी जो नई इंडस्ट्री देखें, आजकल जो नई इंडस्ट्रीज आएंगी वो नई टेक्नोलॉजी के साथ आएंगी, सही। तो वहाँ उसकी समझ के लोग नहीं मिलेंगे आपको पाकिस्तान में। तो इस सेंटर में इस तरह के लोग होंगे जो बता भी सकें क्या चीज़ें हैं, किस तरह है, कैसे बनाना है आपने, किस तरीके से कैरेक्टराइज करना है, और जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मदद करना है। ओके। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और काफ़ी बड़े स्पेस में चलना है आगे। ओके। तो इसमें आपकी निगाह में इन्वेस्टमेंट किस तरफ होनी चाहिए? सेंटर्स बनाने में होनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि थोड़ा सा हम पीछे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आप अंडरस्टैंड करते हैं कि वे आर वी लैकिंग एक्चुअली, फिर आप उस पर काम करते हैं। इसमें पॉलिटिकल हुए बगैर देखें, आप 3 तरह के लेवल्स हैं आपके इंडस्ट्रियल स्केल पे जाने के ना। एक है हैवी इंडस्ट्री, उसमें हम पीछे हैं, लेकिन अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा बजट ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरा लेवल जो आता है वो स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स, जैसे लिथियम है आपका, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, इनमें अपॉर्चुनिटी बहुत नज़र आ रही है। इस पर काम भी शुरू हो रहा है, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने हमें ये काफ़ी मादनियात दी हैं, हम खुश नसीब हैं, ये चीज़ें मौजूद हैं, और तो स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स की तरफ जाना हमारा होना चाहिए। ठीक है। और आखिरी जो है वो ये है कि जो एडवांस मटेरियल्स पे यूनिवर्सिटीज़ में काम हो रहा है, स्पेशली बायो मटेरियल्स, पाकिस्तान में ग्रुप्स बहुत अच्छे हैं इस वक्त जो बायो मटेरियल्स पे काम कर रहे हैं, कुछ बताऊंगा मैं भी आपको। तो उनको इंडस्ट्रियल लेवल पे ले जाने के लिए तो स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स और इस तरह की मटेरियल्स जो एडवांस्ड हैं, इनके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है, विंडो जिसे कहते हैं आप। ओके। टैलेंट को कैसे आगे ला सकते हैं? इसमें देखें, पहले तो आपने बच्चों को देखें, हमारी अच्छी बात जो है ना, सब एग्री करते हैं कि हमारे यहाँ यूथ की पावर बहुत बड़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं हमारे पास और बड़े इंथुसियास्टिक हैं, वो काम करना चाहते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिले। मेरे अपने बहुत सारे स्टूडेंट गए हैं यूके, यूएसए, जर्मनी, हर जगह से हमें ये जवाब मिला कि आप इस तरह के और बच्चे भेजें हमें। अच्छा। क्योंकि दे आर वेरी गुड। तो हमारा टैलेंट बहुत अच्छा है, उनको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए HEC भी काम कर रहा है, यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। तो ऐसी बहुत सारे लेवल हैं जिस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा यूथ सामने आए, टैलेंट आगे निकल के आए। आपने जिक्र किया सर बायो मटीरियल से मुतालिक, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे उसको, क्या इससे मुराद है और इससे कैसे फ़ायदा हम उठा सकते हैं? इसमें देखिए, बायो मटीरियल्स का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे स्टंट्स होते हैं और आपके कैथेटर्स होते हैं, और अगर आपकी बोन टूट जाए तो वहाँ आप मेटल्स के वो लगाते हैं, रिप्लेसमेंट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ख़ास तौर पे अगर आप जल जाएं, अगर बहुत ज़्यादा जल जाएं तो स्किन आपकी रिकवर नहीं हो पाती। इन सारी चीज़ों में पाकिस्तान में काम हो रहा है। अच्छा। दिस इज़ अनबिलीवेबल। लोगों के लिए मालूम होना चाहिए कि हमारे बहुत अच्छे ग्रुप हैं कि यूके और जर्मनी ने हमें फंड्स दिए हैं कि आप इस तरह की स्किन डेवलप करें। जो देखिए, नॉर्मली जब स्किन डेवलप होती है तो उसमें सेंसेस नहीं होते, सही, और वो पता नहीं चलता कि कोई गर्म चीज़ आ गई या कुछ चोट लगी। अब ऐसी स्किन डेवलप कर रहे हैं जिनमें नर्व्स भी होंगे। ओके। फिर जो आपके इम्प्लांट्स होते हैं उनमें 2 चीज़ें आती हैं कि क्या आपकी बॉडी इसको कबूल करेगी या नहीं, जिसे हम कहते हैं बायो कंपैटिबिलिटी। लेकिन उससे अगला लेवल जो होगा ना, वो होगा बायो एक्टिविटी। मतलब ये कि हम ये चाहेंगे कि मेटल के ऊपर ही हमारे सेल्स ग्रो करना शुरू कर दें, बोन ग्रो करना शुरू हो जाए। ये आजकल बातें हो रही हैं। अब ये भी होता था कि आपने कोई मेटल इम्प्लांट किया तो उसके बाद जब आपकी रिकवरी हो गई तो आपने उन्हें निकालना है, सेकेंड सर्जरी। अब हम ऐसे मटेरियल्स की बात कर रहे हैं जो बॉडी के अंदर ही डिसॉल्व हो जाएंगे। जब रिक्वायरमेंट खत्म हुई तो डिसॉल्व हो जाएंगे। जी, जब उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के अलावा मैंने ली, वो अपना काम किया, उसने आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में डिसॉल्व की, और उसकी जो प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है, क्योंकि मैग्नीशियम आयंस की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। इस तरह के काम हो रहे हैं हमारे, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। दैट्स ग्रेट। और मेरा सवाल ये सर, देखिए यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत काम हो रहा होता है, स्टूडेंट्स के बहुत प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, बहुत हाईलाइट भी हो रहे होते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स पे जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, शोकेस करते हैं अपना टैलेंट, बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है। आपने खुद कहा कि यूके में और बहुत से ममालिक में जो स्टूडेंट्स जाते हैं तो वहाँ से ये आता है कि और स्टूडेंट्स भेजें ऐसे इतने शाइनिंग स्टूडेंट्स। क्या वजह है कि जो कमर्शलाइजेशन वाला एस्पेक्ट होता है उसमें थोड़े से हम पीछे रह जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेकर?
देखिए इसमें बेसिकली 3 स्टेप होते हैं, पूरी दुनिया में होता है कि आपने लैब में कोई चीज़ डेवलप किया, पहले तो आपने सोचा सही कि है। क्या चीज़ करनी है, जिसे हम कहते हैं डिज़ाइन, उसके बाद उसको लैब में बनाते हैं आप, उसके बाद उसको कैरेक्टराइज करते हैं, उसके बाद आप उसको टेस्टिंग के फेज से गुजारते हैं, और उसके बाद जो मेन मरहला होता है, जो टेढ़ा होता है, कि जो अप्रूविंग बॉडीज़ हैं उनसे अप्रूवल लेते हैं। जैसे वो आपकी दवाओं की ड्रैप है हमारे यहाँ, इस तरह की चीज़ें जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। जब ये सारे काम हो जाते हैं तो आप पायलट स्केल पे चाहते हैं, उसके बाद आप इंडस्ट्री से कहते हैं आप सामने आए। तो हमारे वाला वो जो स्टेप है ना, इंडस्ट्रीज़ के सामने आना, वो थोड़ा सा पीछे है। उसके लिए HEC कोशिश कर रहा है, हर यूनिवर्सिटी में उन्होंने ORIC के नाम से ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन, और इग्नाइट है, पाकिस्तान नेशनल साइंस फाउंडेशन है, ये सारे कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ में हम आगे बढ़ें। ओके, बिकॉज ये सवाल इसलिए भी शुएब ने रखा क्योंकि हमारे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे अक्सर यही सवाल यही कह रहे होते हैं कि हम प्रोडक्ट बना देते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसको कमर्शियल इसलिए नहीं कर पा रहे होते क्योंकि हमारे पास उस तरह से रिसोर्सेज या फंडिंग नहीं होती। एग्जैक्टली, तो ये वजह होती है। और या जिस लेवल पर उन्होंने अपने उस प्रोडक्ट को लेकर जाना होता है कमर्शियल करने के लिए, वो रिसोर्सेज उनके पास नहीं होते। तो आई एम श्योर कि इदारे अब इस हवाले से काम अभी कर भी रहे हैं, क्योंकि काफी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं भी, लेकिन मजीद मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आने की बहुत जरूरत है। इसमें एक राय और भी होती है जो कमर्शियल एस्पेक्ट के मामले में, कि इदारे ये राय रखते हैं कि वो जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो मैस के लिए नहीं है। वो अच्छा है, आपने अच्छा प्रोडक्ट बना लिया है, उसकी पजीराई भी हो रही है, आपको टैलेंट भी सामने आया है, लेकिन जब हम मैस को टारगेट नहीं करेंगे या जो इस वक्त सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है उसको नहीं हम देख रहे, तो फिर मसला हो जाता है। तो ऐसे में जाहिर है हमें बहुत अच्छे और मेंटर्स चाहिए। जो मैं कहती हूँ ना, टैलेंट को आगे लेकर आना है तो कैसे लेकर आना है, तो जाहिर सी बात है कि हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स की करवाने की ज़रूरत है, और उसके बाद जो है वो ट्रेनर्स आकर ट्रेन करें हमारे बच्चों को और बहुत बेहतर तरीके से उनको इसी फील्ड के हवाले से पॉलिश करें। लेकिन दुनिया में हर वक्त बर वक्त